नमस्कार, राजधर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। 2024 के लोकसभा चुनाव के दो बड़े किरदार पीएम मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज उत्तर प्रदेश में हुंकार भरी। दरअसल उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के पूर्व नेता प्रमोद कृष्णम के कल्की धाम का शिलान्यास किया। साथ ही यूपी इन्वेस्टर्स समिट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 10 लाख करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। पीएम ने कहा कि आज एक तरफ हमारे तीर्थों का विकास हो रहा है तो दूसरी तरफ करोड़ों की विकास परियोजनाएं भी जमीन पर उतर रही हैं। उधर अमेठी में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर प्रहार तो किए, लेकिन यूपी में इंडिया गठबंधन पर एक बार फिर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। कांग्रेस की यात्रा में अखिलेश यादव को शामिल होना था, मगर कांग्रेस और सपा के बीच सीट शेयरिंग को लेकर फंसे पेच के चलते अखिलेश ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर सीटों का बंटवारा तय हो जाता है तभी वो न्याय यात्रा में शामिल होंगे, अन्यथा नहीं। दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग होती इससे पहले समाजवादी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर डाली। सवाल उठता है कि ममता केजरीवाल और फारूक अब्दुल्ला जैसे इंडिया गठबंधन के साथियों के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद क्या यूपी में भी विपक्षी गठबंधन धराशायी होने के करीब है? सवाल यह भी कि क्या मंदिर और विकास के चुनावी मॉडल को बीजेपी ने जीत की गारंटी मान लिया? पहले सियासी बयानबाजी सुनिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक और हमारे तीर्थों का विकास हो रहा है तो दूसरी ओर शहरों में हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है। आज अगर मंदिर बन रहे हैं तो देश भर में नए मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। आज विदेशों से हमारी प्राचीन मूर्तियां भी वापस लाई जा रही है और रिकॉर्ड संख्या में विदेशी निवेश भी आ रहा है। ये परिवर्तन प्रमाण है साथियों, और प्रमाण इस बात का है समय का चक्र घूम चुका है। एक नया दौर आज हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। पहले नरेंद्र मोदी जी ने 3 कानून बनाए, उनके जेब में से माल छीनने की कोशिश की। किसान मांग क्या रहा है? किसान कह रहा है हमें एमएसपी दो। इसमें क्या बड़ी बात है? वो 14 लाख करोड़ रुपया 15-20 अरबपतियों में माफ कर देते हैं और किसान को धान के लिए, गेहूं के लिए एमएसपी नहीं दे सकते। क्या बड़ी बात है? हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है कांग्रेस पार्टी लीगल गारंटी किसान को एमएसपी देगी। दौर में बातचीत हो चुकी है। कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। कांग्रेस का अखिलेश जी जल्दी मान जाएंगे सर, सब कुछ ये सब कुछ ठीक होगा। सब लोगों ने मान लिए, हम भी लोग माने हैं, सब लोग ठीक है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो 2024 के लिए बीजेपी की चुनावी रणनीति और विपक्षी खेमे में जारी उठापटक पर चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਿਆਏ ਹਨ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪ ਦੇ ਦੁਆਰ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਹੱਲ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਾਤੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਦੁਆਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह, हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ANP न्यूज के लिए मैं विनीत श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर, देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी, नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। ऊर्जा उत्पादन का यह नया इकोसिस्टम परिणाम है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लागू हुई सौर ऊर्जा नीति का। निजी आवास पर ग्रिड संयोजित सोलर रूफटॉप संयंत्र लगवाने पर आकर्षक अनुदान की व्यवस्था है। 3 किलोवाट का संयंत्र लगवाने पर 1,95,000 का खर्च आता है, लेकिन केंद्र सरकार से 43,764 रुपए एवं राज्य सरकार से 30,000 रुपए का अनुदान प्राप्त होने से कुल लागत मात्र 1,21,236 रुपए ही रह जाती है। सोलर रूफटॉप संयंत्र से बिजली के बिल में भारी कमी का लाभ दशकों तक मिलता है। सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की जाती है। इसके लिए www.solarrooftop.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। रोशन प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दूं। शमसी आजाद जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। पीयूष श्रीवास्तव जी हैं, नेता कांग्रेस के। डॉक्टर नितेंद्र यादव हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी नवनीत छिब्बर भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल रहेंगे। चर्चा की शुरुआत में करूंगा पीयूष श्रीवास्तव जी आपके साथ। पीयूष जी, भाई एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 400 पार का नारा दे दिया गया है, दूसरी तरफ आप लोग अभी सीट शेयरिंग तक नहीं कर पा रहे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ क्या पेच फंसा हुआ है? जी नमस्कार। सबसे पहले तो सभी हमारे सम्मानित दर्शकगण और हर हर महादेव, चूंकि मैं काशी सी धरती से आता हूं, जहां भी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने ऐतिहासिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की थी चंदौली से काशी में। अब आता हूं आपके सवाल की तरफ, और जो आपने सवाल पूछा, हमने अपनी लिस्ट आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को, जो गठबंधन के एक सिपाही हैं, गठबंधन के बड़े नेता हैं, उनको भेज दिया है। और जहां तक बात है सीट शेयरिंग को लेकर के, तो तमाम लोग उसमें लगे हुए हैं। वो मुझे लगता है जल्दी से जल्दी तो दुविधा क्या है पीयूष जी? दुविधा कहां पर फंस रही है? अगर आपने अपनी लिस्ट सौंप दी है तो क्या वहां से अभी वो लिस्ट स्वीकार नहीं करी गई? भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अभी सभी हमारे नेता, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, चाहे पूरी कांग्रेस पार्टी के तमाम जो वर्कर हैं, जो नेतागण हैं, वो समस्त सारे लोग आज उत्तर प्रदेश में आप देखिए हैं। और हम लोग पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए तरफ बढ़ रहे। और अखिलेश यादव मतलब सीट शेयरिंग अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं, सीट शेयरिंग बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। हाँ। हम सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं, हमारी राजनीतिक दल है, हमने सबसे पुराने दल है। उस यात्रा में अखिलेश यादव ने तो अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर सीट शेयरिंग हो जाती है तभी यात्रा में शामिल होंगे। देखिए ऐसा है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और एक बड़े नेता हैं,
और मुझे आशा है, या समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी जो आपके जो प्रवक्ता है बैठे हुए हैं, और मुझे आशा है कि अखिलेश यादव जी बिल्कुल शामिल होंगे। अखिलेश यादव जी के प्रति सबका, पूरे देश का, पूरे भाई उत्तर प्रदेश आशा के तो ये भी है ना और कि सभी जल्दी लोग का सीट शेयरिंग हो जाए। नितेंद्र यादव जी, बिल्कुल जल्दी सीट से, खबर ये थी कि उत्तर प्रदेश में जब न्याय यात्रा प्रवेश करेगी तो उसका हिस्सा अखिलेश यादव भी बनेंगे। क्यों वो अभी तक शामिल नहीं हो रहे हैं उसमें? हमने तो एक बयान उनका आज सुना कि उन्होंने कहा कि भाई हम शामिल होंगे अगर सीट शेयरिंग हो गई तो। देखिए, जहां तक अखिलेश यादव जी की नहीं, बात है, ये सवाल मेरा नितेंद्र जी से, नितेंद्र जी से सवाल था। मैं बता दूं, नितेंद्र जी से सवाल जी प्रेरणा जी, ऐसा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो पत्र प्राप्त हुआ था कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उसका जवाब उन्होंने प्रेषित किया था कि हम रायबरेली और अमेठी में शामिल रहेंगे, और जब वो यात्रा वहां आएगी तो निश्चित रूप से ऐसा प्रयास है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सम्मिलित हों। लेकिन इससे पूर्व में एक बात ये भी आ गई कि भाई समय कम है चुनाव में और प्रत्याशियों को तैयारी करने का समय भी चाहिए होता है। तो लगातार कई बार बातचीत होने के बाद, चूंकि जैसा कि अभी प्रवक्ता जी कांग्रेस के कह रहे हैं लिस्ट आ गई है, लेकिन अभी तक चूंकि लिस्ट नहीं आई थी तो इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई आप अपनी संभावित लिस्ट दे दें कि कहां कहां आप लड़ना चाहते हैं। वो तो कह रहे हैं हमने दे दी लिस्ट, चर्चा करते वो तो कह रहे हैं पीयूष जी तो कह रहे हैं हमने लिस्ट सौंप दी है। जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। शेष सीटों पर हम लोग अपने प्रत्याशियों का चयन कर लें। हाँ। अब अगर ऐसा ये कह रहे हैं और लिस्ट आ गई होगी तो आपने तो प्रत्याशियों का चयन कर लिया ना नितेंद्र यादव जी। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तय हुआ नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने तो दूसरी सूची भी जारी कर दी। जी, जो हमारे संभावित सीटें हैं वहां पर हम लोग अभी पूरी सीटें तो डिक्लेयर की गई हैं। जो लेकिन कहा तो ये जा रहा है ना, उसमें से बहुत सी सीटें ऐसी थी जहां से कांग्रेस भी लड़ना चाहती है। निश्चित रूप से कांग्रेस लड़ना चाहती तो आपसे तालमेल से तो आखिरी दिन तालमेल क्यों नहीं बन पा रहा? सवाल तो यही है ना नितेंद्र जी, तालमेल क्यों नहीं बन पा रहा? बिल्कुल मैं उत्तर दे दूं। तालमेल हम लोग का है, समाजवादी पार्टी के साथ तालमेल चल रहा है, और जहां समाजवादी पार्टी ने अपनी जो लिस्ट दी हुई है, जो शेयरिंग उन्होंने जो प्रत्याशी तय किए हुए हैं और जो उतारे हुए हैं प्रत्याशी, तो जाहिर सी बात है तालमेल सब सारी पार्टियों से, पूरे इंडिया गठबंधन से चल रहा है। देखिए, बयानों में सिर्फ कह देने भर से तालमेल स्पष्ट नहीं होता है। अगर गठबंधन में हैं तो गठबंधन धर्म यही कहता है कि सभी दल आपस में मिलकर के सीट शेयरिंग करें और फिर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो। इस तरीके की स्थितियां तो हम नहीं देख रहे हैं। शमसी जी, आप लोगों का क्या आकलन है, क्या समझते हैं आप, क्यों विपक्षी खेमे में खिचड़ी पक नहीं पा रही? नमस्कार चैनल के सभी दर्शकों को, और चर्चा में भाग ले रहे हमारे सभी बड़े भाई। देखिए, हमारे पास इतना समय रह नहीं गया है कि हम विपक्ष की चर्चाओं में भाग ले, विपक्ष की बातों पे ध्यान दे, विपक्ष क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हमारे लिए विपक्ष की है, साथ में लड़ते हैं तो भी हमको चुनौती देना, हम उनको चुनौती देंगे, अलग अलग लड़ेंगे तो भी हम उनके खिलाफ ही लड़ रहे हैं। तो हमको ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि वो आते हैं कि नहीं आते हैं, साथ में आते हैं कि नहीं आते हैं। 2 बार ऐसा इतिहास हो भी चुका है कि 2 बार समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ी, लेकिन कांग्रेस का ही बेड़ा गर्क हुआ। तो कांग्रेस पार्टी हमारे ख्याल से समाजवादी पार्टी से जो है करना चाहती है, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो उत्तर प्रदेश में जो है समाजवादी पार्टी के साथ आने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हो या बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। और जो कहा जाता है कि भाई हर वक्त अपनी उसमें अहम में डूबे रहते हैं, अपने घमंड में डूबे रहते हैं, तो वो भी नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा तवज्जो दे। उनको भी कहना यही है कि क्षेत्रीय पार्टी हमारी है भाई, हम अगर उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा करते तो हमारा नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं दोनों के आपसी तालमेल में इतना दूरी हो गई है कि हमें नहीं लगता है कि अब ये गठबंधन जो है बहुत ज्यादा दिनों तक चल पाएगा। जिस तरीके से और गठबंधन, अगर मान लीजिए गठबंधन बिखरता है हो चुका है तो आपको सीधा फायदा होगा। नहीं, हमको दोनों साथ लड़ेंगे तो भी हम फायदे में। हमने तो काम किया है ना। हम तो वो पार्टी है जो 24 आवर्स जो है इलेक्शन मोड में रहते हैं। लोग कहते हैं कि विपक्ष के लोग हर वक्त चुनावी मोड में रहती है, तो भाई हम देश की सबसे बड़ी पार्टी, और कहीं ना कहीं हर दूसरे महीने चुनाव रहता है। उंगली मत दिखाइए, आपको मौका मिलेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मौका मिलता रहता है। लगातार भारतीय जनता पार्टी और सारे चुनावों में बड़ी गंभीरता के साथ हिस्सा लेती है, तो कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता से लेके पन्ना प्रमुख तक बूथ अध्यक्ष तक जो है हमेशा कहीं ना कहीं शामिल रहता है। और आज भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी 2022 से ही तैयारी कर रही है 2024 की। आज उसके पास जो कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज खड़ी है, तो इसी वजह से
क्योंकि हम लगातार जनता के बीच में जाते रहते हैं और लगातार जब आप मुझे किसी से नवनीत जी के पास भी मिलते जाना है, जुलते लेकिन रहते पीयूष जी आप प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, एक छोटी सी प्रतिक्रिया दे दीजिए भाई। शमसी जी तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतना समय ही नहीं है कि हम विपक्ष की रणनीतियों पर चर्चा करें, वो इस लायक भी नहीं समझ रहे। जो पार्टी विपक्ष के डोरे डाल रही हो, जैसे बिहार में आपने देखा, झारखंड में आपने देखा, जेएमएम के साथ हमारा गठबंधन, लेकिन वहां उनका फेल हो गया। दूसरी बात, इन्होंने कहा 24/7 चुनाव मोड में रहते हैं, ठीक है, चुनाव मोड में रहते हैं, इसीलिए जनता की सेवा करना भूल जाते हैं, सिर्फ चुनाव दिखता है। अभी उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ, क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं, जवाब दें इस पर। उत्तर प्रदेश में देखिए हंसी बता रही है कि कितना डर लग रहा है, और इस बार इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाएगा और ऐसे लोगों को वापस, पहले तो 2024 में दिल्ली से उखाड़ फेंकेंगे और 2027 में लखनऊ से उखाड़ फेंक करके, और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है, सभी लोग एकजुट हैं, हमारे सारे जो दल हैं वो एकजुट है। लेकिन आज पेपर लीक सबसे बड़ा मसला है। आज आप ये देखिए कि पेपर लीक पर ये जवाब नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। अब कहाँ गए राजस्थान के लोग, कहाँ गए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, एक बयान नहीं आया। नवनीत जहाँ जी, पे आप 72 सीट है, उस पर भी चर्चा हो रही है, लेकिन आज हम जरा आप लोग की रणनीतियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सीट शेयरिंग क्यों नहीं हो पा रही है, इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। नवनीत जी, आपको क्या लगता है जो प्रेजेंट सिनेरियो है, क्या कांग्रेस सीट शेयरिंग करना ही नहीं चाहती है और सिर्फ एक दिखावे के लिए ये गठबंधन जो है उसको बनाने का प्रयास हो रहा है? एक तो ये सवाल, और दूसरा ये, अगर मान लीजिए आम सहमति नहीं बनती है तो जैसे अखिलेश ने, जैसे केजरीवाल ने या ममता बनर्जी ने या फारूक अब्दुल्ला ने अकेले अब लड़ने का फैसला कर लिया है, ऐलानिया कर दिया है, क्या आप उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके की स्थितियां अखिलेश यादव के साथ देखते हैं? नवनीत जी, मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश, पीयूष जी रुक जाइए, आपके पास आऊंगा। उत्तर प्रदेश में भी लगभग हालात इसी तरह के बनते नजर आ रहे हैं। अखिलेश जी का जिस तरह का बयान आया है, अखिलेश यादव का, उनका ये कहना है कि जब तक सीटों पर फैसला नहीं हो जाता तब तक वो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। अब सीटों में जो सिनेरियो सामने आ रहा है, कांग्रेस चाहती है वहां से 20 सीटें, लेकिन सपा ये बोल रही है कि अगर आपको 20 सीटों पर लड़ना है तो पहले 20 जिताऊ चेहरे सामने लेकर आइए। यानी गठबंधन का जो एक क्षेत्रीय हिस्सा है वो ये मानकर चल रहा है, एक कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के पास 20 ऐसे नाम भी नहीं है जो चुनाव में जीत के लिए उतर सके। ये विश्वास की कमी है सबसे बड़ी, और शायद यही एक विश्वास की कमी जो है एक दूसरे के साथ, यही सीटों के फार्मूले को तय नहीं होने दे रही। नवनीत जी, जब बात सत्ता विपक्ष की हो रही हो तो सत्ता पक्ष की रणनीति भी समझ लेना बेहद जरूरी होता है। क्या मंदिर और विकास के मॉडल को बीजेपी जीत की गारंटी मान करके चल रही है? इसको समझेंगे। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा जो है वो जारी रहेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है।
आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। नवनीत जी, इस बार आपसे पहला सवाल मैं करूंगा। कल्की धाम का प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया, हालांकि उसके कुछ और भी सियासी मायने हैं, लेकिन अगर बीजेपी की रणनीति समझने का प्रयास किया जाए तो एक तरफ तो मंदिर का शिलान्यास किया जाता है और दूसरी तरफ 10,000 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है। ये मंदिर और विकास का जो मॉडल है, क्या यही बीजेपी की जीत के लिए हिट है? बीजेपी इस फॉर्मूले को पूरी तरह भुनाने में लगी है। नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरी पार्टी पूरी तरह आत्मविश्वास में है इस समय। आप ये देखिए कि जब राम मंदिर का उद्घाटन का समय था, उस दौरान भी महाराष्ट्र में विकास परियोजनाओं को उन्होंने साथ साथ शुरू किया। अब जब वो वहां पर पहुंचते हैं, संभल पहुंचते हैं, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, मुलायम सिंह जी की वो सीट रही है, और वहां से वो कल्की धाम का शिलान्यास करते हैं और उसके बाद लखनऊ जाकर विकास परियोजनाओं को ग्राउंड पे उतारते हैं। तो 10 लाख करोड़ की एक तरफ विकास परियोजनाएं जो है उत्तर प्रदेश को मिलती हैं और दूसरी तरफ वो हिंदुत्व का टैग देते हैं कल्की धाम का शिलान्यास करके। तो ये तो स्पष्ट है कि भाजपा हिंदुत्व और विकास को लेकर आगे बढ़ रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। वो स्पष्ट कह भी रहे हैं, तो इसमें कुछ भी पर्दे के पीछे छिपा जैसा नहीं है। पीयूष जी, आप लोग कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मंदिर की बात करती है, लेकिन अगर इन आरोपों में सच्चाई होती तो फिर प्रधानमंत्री आज 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन तो न कर रहे होते। देखिए, जहां तक बात है कि मंदिर, आप देखें कि किस तरीके से इस चीज को, इस प्रोग्राम को इवेंट बनाया गया, इसमें तो कोई कहीं से कोई दो राय नहीं है। और शंकराचार्य जी ने भी इस पर खुल करके विरोध किया, चारों शंकराचार्य इस पर एक थे। जहां तक बात है विकास परियोजनाओं की, जहां तक आप विकास परियोजनाओं की बात कर रहे हैं, तो चुनावी साल है, पूरे साल कुछ किए नहीं, और अब ये प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से, क्योंकि पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है। अखिलेश यादव से लेकर के राहुल गांधी से लेकर विपक्ष के सभी नेताओं ने ये बात उठाई। और विपक्ष की छोड़िए, आप वो वीडियो और वो फुटेज जाकर, अरे भाई, आपकी सुई सिर्फ पेपर लीक पर ही अटकी हुई है। 10,000 करोड़ की परियोजनाएं, 10 लाख करोड़ की परियोजनाएं जो हैं, उनका आज शुभारंभ हुआ है, उस पर भी तो बोलिए। 2014 से लेके 2024 तक के झूठ पे अटकी हुई है कि 15 लाख रुपए बैंक खातों में। उसके बाद नारी सुरक्षा, आपके सामने देख लीजिए क्या दुर्दशा हुई थी नारी सुरक्षा की, हाथरस में से, उत्तर प्रदेश में ना, कहीं और तो है नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर तो है नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। तो आप ये देख रहे हैं, पेपर लीक तो एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन नौकरी उससे बड़ा मुद्दा है कि सही से चयन प्रक्रिया भी नहीं हो रही। कौन सत्ता के पोषित लोग हैं? तो इसमें ऐसा तो नहीं कि सारे जो सत्ता के लोग हैं उनकी भागीदारी है। मुझे जहां तक लग रहा है कि इसमें समस्त सत्ता की, ये बताइए कि मंदिर और विकास का मॉडल हिट चल रहा है इस समय देश में, लगता है कांग्रेस को? ये देखिए, मंदिर और विकास का मॉडल हिट नहीं चल रहा है इस समय देश में। इस समय देश में बेरोजगारी चल रही है, अर्थव्यवस्था का डूबना चल रहा है, 1,000 रुपए गैस सिलेंडर चल रहा है, बिजली का बिल आज उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन, अभी हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं। अगर इतनी ही बुरी स्थिति है तो फिर बीजेपी को इतना बड़ा जनमत क्यों मिला? बहुत नितेंद्र यादव जी, आऊंगा आपके पास। पीयूष जी आऊंगा। नितेंद्र जी, भाई ये जो बीजेपी, चलिए ठीक है, अपनी बात पूरी कर लीजिए पीयूष जी। उसी 5 विधानसभा के चुनाव में 4 करोड़ 90 लाख साहब वोट पाए, मैं नहीं कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन का डाटा कह रहा है। और भारतीय जनता पार्टी 4 करोड़ 81 लाख पाई, मुझसे 9 लाख ज्यादा है। मुझे इस बार पूरा विश्वास है और साथ ही साथ उम्मीद भी है। लेकिन प्रचंड बहुमत से सरकारें हिंदी पट्टी के राज्यों में उन्होंने बनाई है। नवनीत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? मैं पीयूष जी से ही पूछना चाहूंगा कि अगर बेरोजगारी वाकई मुद्दा तो है, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा नहीं है, लेकिन विपक्ष इन मुद्दों को स्थापित करने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा? ये दोनों से मेरा यादव जी से भी सवाल है और पीयूष जी से भी, विपक्ष क्यों फेल है? बिल्कुल आपने सही कहा। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो 5 मुद्दे लेकर के चलो, उसमें से सबसे बड़ा मुद्दा यही है। हम हर जगह मुद्दा है, लेकिन आप उसको स्थापित कर पाए ना जमीन पर, आप उस मुद्दे को लेकर के जनता से कनेक्ट कर पाए ना, ये बड़ा सवाल है। नितेंद्र जी,
ये जो मैं मंदिर और विकास के मॉडल की बात कर रहा हूं, ये जो एक नैरेटिव है, इससे तो लगता है आप लोग भी दबाव में हैं, क्योंकि जो अखिलेश यादव एक जमाने में कहा करते थे कि मैं पूजा पाठ नहीं करता हूं, वो भी अब शिला पूजन कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी ने ये कभी नहीं कहा कि मैं पूजा नहीं करता हूं। भाई एक इंटरव्यू उनका है, वो इंटरव्यू यूट्यूब के मंचों पर पड़ा हुआ है, अलग अलग सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं ज्यादा पूजा पाठ करता नहीं हूँ। हाँ, ज्यादा पूजा पाठ नहीं करता हूँ और नहीं करता हूँ, दोनों में बहुत फर्क है। ईश्वर को मानना और लगातार घंटी बजाते रहने में बहुत फर्क है। और आपने दूसरा इंटरव्यू नहीं सुना कि उन्होंने जो अपने पूरे सैफई और आसपास के गांवों में गिना कि वहां 38 मंदिर हैं, और आदरणीय नेताजी ने सबसे बड़ा हनुमान जी के जैसे दिल्ली का झंडे वलान का, मतलब आपने भी ये स्वीकार कर लिया ना कि मंदिर की पॉलिटिक्स जो है वो बेहद जरूरी है आज के दौर में। नहीं, मंदिर निजी, तभी तो आप गिनतियां कर रहे हैं नितेंद्र जी। हर कोई देखिए जी, बात को घुमाइए नहीं समर जी। क्या है कि मंदिर हमारी निजी आस्था का विषय है, उसका हम व्यापार नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी मंदिर का धंधा करती है, धर्म और धंधे में फर्क होता है। हम निजी कोई भी, भाई अखिलेश यादव भी तो शिव मंदिर बनवा रहे हैं ना, अखिलेश यादव भी तो मंदिर बनवा रहे हैं ना, उसका शिला पूजन कर रहे हैं ना, बनवा रहे हैं। केदारेश्वर मंदिर जो तब फिर वो इतना बड़ा मंदिर है, तब फिर वहां पर आस्था निजी विषय नहीं है क्या? वहां पर जो आप आरोप लगा रहे हैं कि धर्म का धंधा कर रहे हैं, वो आरोप क्या फिर अखिलेश यादव पर नहीं लगेगा क्या? शमसी आजाद जी, शमसी आजाद जी, हम मंदिर को बेच नहीं रहे। शमसी आजाद जी, भाई ये जो है मंदिर का प्रचार नहीं, मंदिर टू विकास का मॉडल, क्या यही बीजेपी की जीत की गारंटी है? नहीं, मोदी जी की गारंटी है ये मोदी जी की गारंटी है। चाहे उज्ज्वला योजना ले लीजिए, चाहे आयुष्मान कार्ड ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश में सड़कों का फैला हुआ जाल ले लीजिए, चाहे सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला उत्तर प्रदेश ले लीजिए, चाहे उसको आप ले लीजिए। अमन चैन का गली गली बलात्कार हो रहा है, महिलाओं के साथ जिस तरीके उत्पीड़न हो रहा है, शमसी भाई अब तो अमन चैन की बात मत करो, गली गली में अपने छाप को थोड़ा सा नितेंद्र जी, अगर महिला उत्पीड़न का प्रश्न आपको उठाना है, आप उठाइए, सवाल करिए शमसी जी से, लेकिन ममता बनर्जी से भी सवाल करिए संदेश खाली के लिए। वहां तो आप लोग मौन साध लेते हैं। छेड़छाड़ को लेके जितेंद्र जी की बात क्या हो सकती है? जितेंद्र जी, संदेश खाली पर आप लोग मौन साध लेते हैं। नितेंद्र जी क्या कह रहे? संदेश खाली पर आप लोग मौन साध लेते हैं। बीजेपी से सवाल करेंगे, ममता जी से सवाल नहीं करेंगे क्या? महिला उत्पीड़न का अगर प्रश्न है आपके जहन में तो हम सबसे सवाल कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं, पूरे देश की सुरक्षा का सवाल कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देख लिए, जितनी ज्यादा महिला उत्पीड़न की घटनाएं हुई है इतनी इतिहास में कभी नहीं हुई है। और भारतीय जनता पार्टी उन बलात्कारियों को संरक्षण देती है। कुछ आंकड़ों का जिक्र कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। अपने शासनकाल में जो आंकड़े थे और बीजेपी के शासनकाल में जो आंकड़े हैं उनका जिक्र कर लीजिए ना, आंकड़ों पर ही बात कर लीजिए। देखिए, ऐसा है कि इन लोगों को जो है जनता के बीच में ये लोग बोलने का मौका इनके पास है। हमारे पास समय की कमी है। नवनीत जी, क्लोजिंग कमेंट। देखिए, भाजपा में जो सत्ता पक्ष है वो इस समय आत्मविश्वास से भरपूर है, हिंदुत्व और विकास के मुद्दे को वो भुनाना चाहता है और उसको कंफर्म है कि लोग इसके साथ सपोर्ट करेंगे। वहां दूसरी बात यह है कि विपक्ष का जो नेतृत्व है, खुद गांधी परिवार असमंजस में नजर आ रहा है। वो लोकसभा सीटें छोड़कर सोनिया गांधी राज्यसभा से जा रही हैं, प्रियंका खुद राज्यसभा से हिमाचल के लिए सीट मांग रही थी, हिमाचल से सीट मांग रही थी, उनको नहीं मिला। वो अभी तक न्याय यात्रा में शामिल नहीं हुई। चलिए, अभी तो बीमार थी, लेकिन पहले और बाद में कहीं नजर नहीं आ रही हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का नेतृत्व है, जो चेहरे हैं गांधी परिवार, जिनके ऊपर कांग्रेस की पूरी राजनीति केंद्रित रहती है, वो खुद ही असमंजस में नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में वो पार्टी को कहां भरोसा दे पाएंगे? एक तरफ तो अपनी चुनावी रणनीति और दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में जो खलबली मची हुई है, यही वो वजह है जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को इतना आत्मविश्वास दे रही है कि वो 400 पार के नारे का जो है वो इस वक्त जमीन पर उसको लागू करने की बात कर रहे हैं। आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास चर्चा के लिए बस इतना ही समय था। फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।